नमस्कार, मैक्स वर्बल की तरफ से आप सभी का प्रेपोजिशंस और उनके उपयोगों पर आधारित इस वीडियो लेसन में हार्दिक स्वागत है। प्रेपोजिशंस का अध्याय इंग्लिश ग्रामर के सबसे कठिन अध्यायों में से गिना जाता है और इसका मुख्य कारण शायद ये है कि अंग्रेजी भाषा में लगभग 150 से अधिक प्रेपोजिशंस होते हैं और इनके विभिन्न प्रकार के प्रयोग इन्हें विशेष बनाता है। यह वीडियो लेसन प्रेपोजिशंस के उपयोगों पर आधारित श्रेणी में से पहला है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ संबंधित पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेदों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। उनमें से पहला है एडवर्ब। जैसे कि आप जानते होंगे, एक एडवर्ब उस पार्ट ऑफ स्पीच को कहा जाता है जिसका मुख्य कार्य है एक वर्ब की विशेषता बताना। जैसे कि इस वाक्य में टेलर सिंग्स ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली वर्ब सिंग्स की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार के एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है क्योंकि वो सिंग्स का तरीका बताता है। अंग्रेजी भाषा में ऐसे एडवर्ब्स को आमतौर पर वर्ब के बाद लिखा जाता है, लेकिन कुछ खास नियमों के अंतर्गत ये वर्ब के पहले भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन एक एडवर्ब, जिसको हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण कहते हैं, वर्ब या क्रिया के अलावा और भी चीजों की विशेषता बता सकता है, जैसे कि एक एडजेक्टिव या विशेषण का। उदाहरण के लिए इस सेंटेंस को देखिए, आइंस्टाइन वॉज वेरी इंटेलिजेंट। यहां इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो आइंस्टाइन की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर हम वेरी शब्द पे गौर करें तो हम देख सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है। कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट या बहुत होशियार। इस प्रकार के एडवर्ब्स को एडवर्ब ऑफ डिग्री या मात्रा कहा जाता है। कुछ इसी तरह से एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। उदाहरण के लिए ये वाक्य, डैड ट्रैवल्स वेरी फ्रीक्वेंटली। यहां कितने एडवर्ब नजर आ रहे हैं? जरा सोचिए। अगर आपका जवाब 2 है तो आप बिल्कुल सही हैं। पहला, जो बड़े आराम से पता चलता है, वो है फ्रीक्वेंटली, जो इस सेंटेंस के वर्ब यानी ट्रैवल्स की विशेषता बताता है। इस प्रकार के एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बुलाया जाता है, जो एक क्रिया की आवृत्ति बताता है। दूसरा एडवर्ब है वेरी, जो हमेशा किसी चीज की मात्रा बताता है। यहां वेरी शब्द फ्रीक्वेंटली की विशेषता बता रहा है। हमें यह पता चल रहा है कि कितना फ्रीक्वेंटली। तो यहां भी वेरी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अब एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। और अंत में एक एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस यानी वाक्य या क्लॉज यानी वाक्य खंड की भी विशेषता बता सकता है। जैसा कि इस सेंटेंस में क्लियरली बेयर्स लव हनी। जरा ध्यान से सोचिए, इस वाक्य में क्लियरली किस शब्द की विशेषता बता रहा है? क्या वो लव की विशेषता बता रहा है? नहीं। अगर ऐसा होता तो वाक्य का अर्थ कुछ और निकल गया। तब वाक्य का अर्थ यह होता कि भालू शहद को क्लियर तरीके से पसंद करते हैं। लेकिन यहां क्लियरली भालू का लव करने का तरीका तो नहीं है। यह सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि ऐसा स्पष्ट है कि भालुओं को शहद पसंद है, या फिर यह साफ है कि भालुओं को शहद पसंद है। इसका मतलब यह हुआ कि क्लियरली कॉमा यानी अल्प विराम के बाद आने वाले पूरे वाक्य खंड की विशेषता बता रहा है, ना कि केवल एक शब्द की। इस प्रकार के क्रिया विशेषण को इंट्रोडक्टरी एडवर्ब या सेंटेंस एडवर्ब बुलाया जाता है। तो ये थे एडवर्ब्स की 4 भूमिकाएं। एडवर्ब्स, उनके अन्य प्रकार और अनेक उपयोगों पर अधिक जानकारी और अभ्यास के लिए हमारे एडवर्ब्स पर आधारित वीडियो लेसन्स को देखें। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद है एडजेक्टिव या विशेषण, जिसका अभ्यास करना जरूरी है।
एडजेक्टिव एक नाउन यानी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे कि उसका गुण, उसकी मात्रा या उसकी संख्या। आइए जल्दी से एडजेक्टिव्स के कुछ उदाहरण देखते हैं। विराट इज टैलेंटेड। यहां टैलेंटेड शब्द विराट का गुण बता रहा है। टैलेंटेड का मतलब है गुणवान। दोस्तों, यहां टैलेंटेड भले ही ईडी में समाप्त हो रहा हो, वो एक वर्ब का काम नहीं कर रहा है। टैलेंटेड एक शुद्ध एडजेक्टिव या विशेषण का उदाहरण है। इस सेंटेंस में वर्ब इज है, जो एक स्टेटिव वर्ब यानी स्थिति सूचक क्रिया है, जो किसी की या किसी चीज की स्थिति बताता है, उसका कार्य नहीं। विराट गुणवान है। इज विराट की वर्तमान स्थिति या खूबी बताने में मदद कर रहा है। लेकिन एक एडजेक्टिव का वाक्य में और भी जगहों पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि यहां माइकल इज अ टैलेंटेड डांसर। यहां फिर से टैलेंटेड एक विशेषण है, परंतु टैलेंटेड उसके ठीक बाद में आने वाली संज्ञा यानी डांसर का वर्णन कर रहा है। पिछले वाक्य में टैलेंटेड एक स्थिति सूचक क्रिया के बाद पाया गया था। इस बार वो उसी नाउन से चिपका हुआ है जिसका वो वर्णन कर रहा है, यानी डांसर। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स जो अंग्रेजी भाषा में नाउन से जुड़े हुए होते हैं, उनके ठीक पहले या ठीक बाद में या दोनों तरफ पाए जाते हैं, को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। आइए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एक और उदाहरण देखते हैं, मगर एक छोटे फर्क के साथ। चलिए इस वाक्य में विशेषण को ढूंढते हैं। The team captain plays well. इस कार्य को आसान करने के लिए हमें पहले विशेष्य को ढूंढना होगा। विशेष्य उस संज्ञा को कहा जाता है जिसका वर्णन एक विशेषण करता है। यहां इस पूरे वाक्य में सिर्फ एक ही संज्ञा है जो विशेष्य भी है, और वो है कैप्टन। प्लेज वर्ब है और वेल उस वर्ब का विवरण देता हुआ एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। द एक आर्टिकल है, मगर टीम जो कि मौलिक रूप से एक संज्ञा है, यहां एक विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि वो कैप्टन का विवरण दे रहा है। कौन सा कैप्टन? किसका कैप्टन? टीम कैप्टन, यानी टीम का कैप्टन। इस अंतिम उदाहरण में आइए कठिनाई का स्तर थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। The ship was abandoned. यहां हम the ship की स्थिति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस वाक्य का वर्ब was है, जो कि एक भूतकालिक स्थिति सूचक क्रिया है, और abandoned यहां the ship का विवरण दे रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है। ध्यान रहे, abandoned जिसका मतलब है परित्यक्त या छोड़ा हुआ, यहां एक वर्ब या क्रिया का काम नहीं कर रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जहाज ने किसी को कहीं छोड़ा नहीं था, बल्कि जहाज खुद छोड़ दिया गया था। इस प्रकार का विशेषण जो क्रिया से बना हुआ है, एक पार्टिसिपल या कृदंत विशेषण कहलाया जाता है, और क्योंकि अबैंडन्ड पास्ट टेंस में है, उसे एक पास्ट पार्टिसिपल या भूतकालिक कृदंत विशेषण भी बुलाया जाता है। विशेषण, कृदंत विशेषण और उनके अन्य प्रकार की परिभाषा और अभ्यास के लिए हमारे एडजेक्टिव्स पे आधारित श्रेणी को देखें। अब जब हम एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को रिवाइज कर चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं प्रेपोजिशंस और उनके अन्य एप्लीकेशंस। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएं। हर प्रेपोजिशन के ठीक बाद एक नाउन या संज्ञा का आना जरूरी है, जो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। एक प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ जुड़कर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है, जो आम तौर पर प्रेपोजिशन की बाईं तरफ स्थित नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव से जुड़कर उसी नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है।
यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मॉडिफायर्स का काम करते हैं और जिस संज्ञा, क्रिया या विशेषण से जुड़े हैं उन्हीं का विवरण देते हैं। आइए अब हर केस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला केस, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। जब भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बाईं तरफ एक नाउन से जुड़ता है, वो उस नाउन की विशेषता बताता है एक एडजेक्टिव फ्रेज बनके। इसके दो उदाहरण देखते हैं। पहला, A beggar found a pot of gold। क्या आप बता सकते हैं कि इस वाक्य में प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट क्या है और उन दोनों से बना प्रेपोजिशनल फ्रेज किस चीज से जुड़ा है? ट्राई कीजिए। चलिए अब मैं आपको इस सवाल का जवाब बताता हूं, आप अपना आंसर चेक कीजिए। यहां प्रेपोजिशन है ऑफ और उसका ऑब्जेक्ट है उसके ठीक बाद आने वाला नाउन गोल्ड। यानी कि ऑफ गोल्ड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो उसके ठीक पहले आने वाले नाउन फ्रेज अ पॉट से जुड़ा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एक एडजेक्टिव फ्रेज बन के अ पॉट का विवरण दे रहा है। दूसरा उदाहरण, The President of the USA stays in the White House। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज और उसके टाइप को पहचानिए। रेडी? आइए शुरू करते हैं। इस वाक्य में दो प्रेपोजिशंस हैं, ऑफ और इन। ऑफ का ऑब्जेक्ट उसके ठीक बाद आने वाला नाउन फ्रेज द यूएसए है और इन का ऑब्जेक्ट उसके ठीक बाद आने वाला नाउन फ्रेज द व्हाइट हाउस है। यानी कि इस वाक्य में दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ऑफ द यूएसए और इन द व्हाइट हाउस। बहुत बढ़िया। लेकिन इन दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में से सिर्फ एक ही एक नाउन से जुड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा? बिल्कुल सही, वो है ऑफ द यूएसए, जो जुड़ा है नाउन फ्रेज द प्रेसिडेंट से। मतलब कि ऑफ द यूएसए द प्रेसिडेंट को एक एडजेक्टिव फ्रेज बन के उसका विवरण दे रहा है। कौन सा प्रेसिडेंट? कहां का प्रेसिडेंट? यूएसए का प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। अब आप सोच रहे होंगे फिर इन द व्हाइट हाउस क्या कर रहा है? आइए देखते हैं। केस 2, वर्ब प्रेपोजिशन नाउन। जब एक प्रेपोजिशनल फ्रेज एक वर्ब से जुड़कर उसका विवरण देता है, वो एक एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, बगीरा सैट ऑन अ ब्रांच। क्या आप पहले की तरह इस वाक्य में मौजूद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज और उसके टाइप को पहचान सकते हैं? आइए चेक करते हैं। यहां प्रेपोजिशन है ऑन, जो कि किसी चीज या कार्य की जगह या प्लेस बताता है। ऑन का ऑब्जेक्ट है उसके ठीक बाद आने वाला नाउन फ्रेज अ ब्रांच। यानी कि ऑन अ ब्रांच एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो सेंटेंस के वर्ब सैट से जुड़कर उसके विषय में बता रहा है। बगीरा कहां बैठा? बगीरा डाल पर बैठा। बगीरा सैट ऑन अ ब्रांच। मतलब कि इस वाक्य में ऑन अ ब्रांच एक एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। आइए अब पिछले वाक्य को दोबारा देखते हैं और इस बार प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द व्हाइट हाउस को और बारीकी से समझते हैं। इन द व्हाइट हाउस उससे पहले आने वाले वर्ब स्टेज से जुड़कर उसका विवरण दे रहा है। यूएसए के राष्ट्रपति कहां रहते हैं? वह व्हाइट हाउस में रहते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए स्टेज इन द व्हाइट हाउस। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में इन द व्हाइट हाउस एक एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। द हंटर शॉट एन एरो एट द बर्ड।
यहां हमें साफ दिख रहा है कि एट द बर्ड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एट द बर्ड किस चीज से जुड़ा है या किस चीज का विवरण दे रहा है? ध्यान से देखिए, इस वाक्य में एट द बर्ड से ठीक पहले नाउन फ्रेज एन एरो आ रहा है, लेकिन एट द बर्ड एन एरो से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाक्य के अर्थ के अनुसार शिकारी ने तीर को पंछी की ओर मारा। मतलब कि एट द बर्ड सेंटेंस के वर्ब शॉट की दिशा बता रहा है। कहां मारा, किधर मारा, किस ओर मारा? पंछी की ओर मारा। शॉट एट द बर्ड। क्योंकि एट द बर्ड वर्ब शॉट के विषय में बता रहा है, ना कि नाउन एरो या तीर का विवरण दे रहा है, इसलिए एट द बर्ड एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जिस चीज से जुड़ा होता है उसका प्रेपोजिशनल फ्रेज के ठीक पहले आना आवश्यक नहीं है। केस 3, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन नाउन। जब एक प्रेपोजिशनल फ्रेज एक एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ होता है तो वो एक एडवर्ब फ्रेज बनकर उस एडजेक्टिव के विषय में बताता है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। The teacher is angry at me। इस वाक्य में वर्ब स्थिति सूचक क्रिया is है जो the teacher की स्थिति बताने के लिए उपयोग किया गया है। एंग्री एक एडजेक्टिव है जो स्थिति सूचक क्रिया is के अर्थ को पूरा करते हुए बता रहा है the teacher is angry। at me एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें at एक साधारण सा प्रेपोजिशन है और me एक प्रोनाउन है जो at के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्रोनाउन या सर्वनाम एक नाउन को रिप्लेस करता है, तो जायज है कि प्रोनाउंस वाक्य में नाउन्स का ही काम करते हैं। आगे बढ़ते हुए यहां प्रेपोजिशनल फ्रेज एट मी एडजेक्टिव एंग्री से जुड़ा हुआ है और उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे? क्योंकि एट मी ये बता रहा है कि टीचर किससे नाराज है। द टीचर इज एंग्री एट मी, मतलब कि एट मी एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि जैसा हमने इस अध्याय के शुरुआत में देखा था, एक एडवर्ब ही एक एडजेक्टिव का विवरण दे सकता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। The Statue of Liberty is made of copper। इस वाक्य में of copper एक prepositional फ्रेज है जो made से जुड़कर उसका विवरण दे रहा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि made का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अगर आपको लगता है कि made यहां एक वर्ब का काम कर रहा है तो आप गलत हैं। चौंक गए? घबराइए मत, आइए इसको समझते हैं। इस वाक्य में द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है और उसकी स्थिति का विवरण दिया जा रहा है। स्टैच्यू इस वाक्य में कोई कार्य कर नहीं रहा है, तो फिर मेड वर्ब कैसे हो सकता है? देखा, था ना आसान? इसका मतलब यह है कि इस वाक्य का वर्ब स्थिति सूचक क्रिया इज है और इज के अर्थ को पूरा करने वाला शब्द मेड एक वर्ब से बना हुआ विशेषण है। इस प्रकार के विशेषण को पार्टिसिपल या कृदंत विशेषण कहा जाता है। मेड एक भूतकालिक कृदंत विशेषण है जो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का विवरण दे रहा है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इस वाक्य में ऑफ कॉपर एक एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वो एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। तो इस अध्याय का निष्कर्ष ये है, प्रेपोजिशंस और उनके ऑब्जेक्ट्स मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बनाते हैं, जो जब नाउन से जुड़ते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेजेस का काम करते हैं, पर जब वो वर्ब्स या एडजेक्टिव से जुड़ते हैं तो वो एडवर्ब फ्रेजेस का काम करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
आशा करता हूं कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और आप इसका अभ्यास करके इसका पूरा लाभ उठाएंगे। हम अगले अध्याय में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।